अब तक की 10 सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्मों के बारे में है। इसमें बताया गया है कि किस तरह वैम्पायर, इनके नोकीले दांतों, चमगादड़ों और खून-आलूद गर्दनों से जुड़ी कहानियां लोगों को हमेशा से पसंद रही हैं। चाहे वो खालिस हॉरर हो या कॉमेडी जो वैम्पायर्स के तस्वुर के साथ खेलती है, इन अफसानवी मखलूकात की मुवाफ़क़त और तशरीहात कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन क्या वो और ज्यादा खौफनाक हो सकती हैं? इस मजमून में शामिल सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्में मुख्तलिफ दहाइयों से ताल्लुक रखती हैं और सिर्फ नाजरीन को डराने पर इन्हसार नहीं करती। अक्सर औकात वैम्पायर्स किसी कहानी के मुखालिफ किरदार होते हैं क्योंकि उनके वजूद में ही कुछ फितरी तौर पर खौफनाक होता है। कोई ऐसा शख्स जो मर नहीं सकता, सिर्फ रात को जिंदा रहता है और सिर्फ इंसानी खून पर गुजारा करता है, यकीनन कम अज कम एक अजीबो गरीब शख्स लगता है। इन फिल्मों के वैम्पायर्स बिल्कुल भी अजीबो गरीब नहीं हैं, वो अपनी नौयत के सबसे खौफनाक वैम्पायर की नुमाइंदगी करते हैं। दिस फ्राइट नाइट 2011, हिदायतकार क्रेग गिलेस्पी। अगरचे बहुत से लोग 1985 की असल फ्राइट नाइट को तरजीह देते हैं, लेकिन 2011 का रीमेक भी इसी तरह का असर रखता है। ये काफी शदीद और बाज़ औक़ात खौफनाक हो जाता है, इसलिए इसे असल फिल्म के साथ देखे बगैर रद्द नहीं करना चाहिए। रीमेक को यहाँ असल के बजाय शामिल करने की वजह जदीद हॉरर में वो बारीकियां हैं जिनके हम आदी हैं। जंप स्केयर्स जो असल और तफरीह दोनों के लिए मौजूद होते हैं। फ्राइट नाइट को इसकी कॉमेडी स्टाइल और कहानी सुनाने के अंदाज के लिए आमतौर पर मुस्बत जायजे मिले, जिसमें कोलिन फेरल, एंटोन येल्चिन और डेविड टेनियंट की शानदार मरकजी कारकर्दगी शामिल है। फ्राइट नाइट नो उम्र चार्ली ब्रेवस्टर येल्चिन की पैरवी करती है, जो अपनी माँ जीन टोनी कोलेट के साथ वेगास के एक पुरसुकून मुजाफाती इलाके में रहता है। एक दिन एक नया पड़ोसी उनके साथ वाले घर में मुंतकिल होता है, एक खूबसूरत अजनबी जिसका नाम जेरी फेरल है। जब चार्ली जेरी के हालिया लापता होने वाले वाकयात में मुलव्विस होने का शुबा करना शुरू करता है तो कशीदगी बढ़ जाती है, क्योंकि जेरी भी चार्ली को देख रहा होता है। ये एक काफी दिलचस्प रीमेक है, सस्पेंस और मुनफरिद डरावने लम्हात से भरपूर। 2011 की फ्राइट नाइट येल्चिन के लिए भी दोबारा देखने के काबिल है, जो अफसोसनाक तौर पर 2016 में सिर्फ 27 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इनका एक बहुत ही कामयाब कैरियर था और वो एक बेहतरीन अदाकार थे, और ये फिल्म उनके कैरियर की नुमाया कामयाबियों में शामिल है। रिलीज की तारीख 19 अगस्त 2011। दौरानिया 106 मिनट। अहम कास्ट एंटोनी येल्चिन, कोलिन फेरल। 9 वैम्पायर 1932। हिदायतकार कार्ल थियोडोर ड्रेयर। असल नोस्फेरातु के साथ साथ कार्ल थियोडोर ड्रेयर की वैम्पायर 20वीं सदी की सबसे ज्यादा बाअसर फिल्मों में से एक है, खास तौर पर फैंटेसी और हॉरर सिन्फ से ताल्लुक रखने वाली। वैम्पायर एक खामोश फिल्म और एक टॉकीज का इम्तजाज है, क्योंकि ड्रेयर ने एक वैम्पायर से मुतासिर होने वाली खातून की कहानी ज्यादातर तस्वीर और हरकत के जरिए सुनाने का फैसला किया। ये फिल्म खौफ और तनाव से भरी हुई है और ये नाजरीन को बेचैन महसूस कराती है, खास तौर पर सिबिल शिमिट्स की कारकर्दगी के जरिए जो मुतासर खातून का किरदार अदा करती हैं। इसकी हरकत और चेहरे के तासुरात में तब्दीलियां फिल्म का सबसे खौफनाक हिस्सा हैं और उसे एक काफी खौफनाक तजर्बे में बदल देती हैं। खूबसूरत और परेशान कुन मौसीकी का स्कोर मजमूई तौर पर खौफनाक माहौल में इजाफा करता है। वैम्पायर एक फ्रांसीसी गांव में सेट है, जहां ओकल्ट का एक तालिबे इल्म एलन ग्रे, जूलियन वेस्ट, एक बूढ़े आदमी की छोड़ी हुई एक पुरअसरार किताब ढूंढता है। किताब खोलने पर वो वैम्पायर कहलाने वाली शैतानी मौजूदगियों के बारे में पढ़ना शुरू करता है और गिरे को एहसास होता है कि ये किताब इसे लॉर्ड ऑफ द मैनवर ने छोड़ी थी। इसकी बेटियां लेवन शमिट्स और जीजियल रेना मैंडेला खतरे में हैं और गिरे को किताब इसलिए दी गई थी ताकि वो उन्हें बचा सके। फिल्म हेलुसिनेशन शराब पर मबनी तस्वीर से भी भरी हुई है, खास तौर पर जब गिरे खुद को कब्र में देखता है। यहाँ कुछ खौफनाक लम्हात हैं और वैम्पायर अपनी उम्र के बावजूद अब भी खौफजदा करती है। रिलीज की तारीख 6 मई 1932। दौरानिया 73 मिनट। अहम कास्ट निकोलस डी गंजबर्ग, सिबिल शिमिट्स। 8 द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर 2023। हिदायतकार ऑन्द्रे ओवरडल। 2020 की दिहाई की किसी फिल्म को अब तक की सबसे खौफनाक फिल्मों में से एक कहना अजीब लग सकता है, लेकिन द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर जितनी दिलकश है उतनी ही सनसनीखेज भी है, जो इस सिन्फ में एक नई और उम्मीद अफजा इजाफे के तौर पर फहरिस्त में शामिल है। हिदायतकार आंद्रे ओवरडल हॉरर सिन्फ में एक मारूफ नाम है। उन्होंने दी ऑटोपसी ऑफ जैन डो की हिदायतकारी की थी, जो हॉरर के नाजरीन की सबसे ज्यादा सुराही जाने वाली फिल्मों में से एक है। द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर ब्राम स्टोकर के मशहूर नावल ड्रैकुला के बाब द कैप्टन्स लॉग की एक मुवाफकत है।
ये एक तफरीही और शदीद फीचर है जो खौफनाक और बेचैन कर देने वाले लम्हात से भरा हुआ है, जो नाजरीन की खाल में सरसराहट पैदा करता है। द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर एक तिजारती जहाज द डिमीटर पर सेट है और ये अमले को एक छुपे हुए मुसाफिर काउंट ड्रैकुला की जुल्म सितम से बचने की कोशिश में दिखाती है। फिल्म में कोरी हाकिन्स, डेविड डास्ट माल्चियान और लियाम कुनिंघम ने काम किया है और ये एक क्लास्ट्रोफोबिक कहानी है जो एक हंगामा खेज समंदर पर सेट है। बहुत से लोगों ने उसके माहौल और तनाव की तारीफ की है। इसे ड्रैकुला की कहानी में एक काबिल कदर इजाफा करार दिया है। एक खौफनाक और पुरअसरार फिल्म बनाने में बहुत कुछ लगता है और ये फिल्म वैसी ही महसूस होती है। नीज खौफनाक वैम्पायर और वैम्पायर की दास्तानों के तमाम शायकीन के लिए एक तफरीही समंदरी मुहिम जोई है। रिलीज की तारीख 11 अगस्त 2023। दौरानिया 119 मिनट। अहम कास्ट कोरी हॉकिंस, आइजलिंग फ्रांसीसी। 7 दी शे बटरफ्लाई 1973। हिदायतकार जोर्जे कादिजीविच। वो फिल्म जो साबिक यूगोस्लाविया के बहुत से लोगों ने टेलीविजन पर देखी और मुस्तकिल तौर पर खौफजदा रहे, वो दी शे बटरफ्लाई थी, जिसे उसके असल उन्वान में लेप्ट्रिका भी कहा जाता है। बाअसर हिदायतकार जोर्जे कादिजीविच ने 1 घंटे का फीचर बनाया जो अब तक की सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्मों में से एक है। ये एक स्लो बर्न फिल्म है और इसका अरूज इंतहाई खौफनाक है। रॉबर्ट इगर्स ने उसे अपनी 2024 की नोस्फेरातु के लिए एक इल्हाम करार दिया, जो काफी खौफनाक है। दी शे बटरफ्लाई का उस पर बहुत ज्यादा असर है, लिहाजा शायद असल का जिक्र करने से ज्यादा लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे। दर हकीकत जिस तरह एगर्स दी शे बटरफ्लाई को बयान करते हैं वो शायद फिल्म की बेहतरीन वजाहत है, बसरी तौर पर मासूम और फिर भी खौफनाक। दी शे बटरफ्लाई एक लोक हॉरर फिल्म है जो सर्बिया के मुसन्निफ मेलवान ग्लिशिच की मुख्तसर कहानी 9 साल बाद पर मबनी है। ये एक छोटे पहाड़ी गांव के बाशिंदों और नौजवान गांव वाले स्ट्राहे पेटर बोजोविच की पैरवी करती है, जो मिल मालिक की बेटी रादुजका मेरियाना निकोलिक से शादी करना चाहता है। जब उसका बाप स्ट्राहे को मिल में रात गुजारने का चैलेंज देता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ एक कदीम वैम्पायर जिसका नाम सावा सावानोविच है भूत बनकर रहता है। कादिजीविच मुतनाज़े यूगोस्लावी हदायतकारों की फहरिस्त में शामिल थे जिन्होंने सिनेमा की ब्लैक व्यू में हिस्सा लिया। जब उन्हें टेलीविजन फिल्में बनाने पर मजबूर किया गया तो उन्हें दी शे बटरफ्लाई से मुतासर होने का मौका मिला, अगरचे उन्होंने इसे एक हॉरर फीचर के तौर पर नहीं बल्कि इंसानी शऊर में मौजूद खौफ और मेटाफिजिकल बुराई की अक्कासी के तौर पर पेश किया। ये चीज ही इस फिल्म को और भी खौफनाक बना देती है। 6 ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला 1992। हिदायतकार फ्रांसिस फोर्ड कोपोला। ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है और ये एक लाजवाब क्लासिक है जिसे लोग आज भी दोबारा देखना पसंद करते हैं। अगर ड्राउने लम्हात के लिए नहीं तो ये फिल्म अपनी नाकाबिले यकीन बसरी खूबसूरती के लिए मकबूल है, जिसमें कोपोला, उनके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी माइकल बाल्हास और कॉस्ट्यूम डिजाइनर इको अशियोका का बड़ा हिस्सा था, जिन्होंने ड्रैकुला पर अपने शानदार और पेचीदा काम के लिए ऑस्कर जीता। फिल्म का खौफनाक माहौल वोजज केलर के पुरअसरार मौसीकी के स्कोर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न कि बेहतर होता। दर हकीकत ड्रैकुला एक इज्तिमाई कामयाबी है और एक ऐसी फिल्म जो बहुत से नाजरीन को हमेशा के लिए परेशान करती रहे। गैस इस शानदार फिल्म को खौफनाक बनाने में कितनी मेहनत लगी ये सिर्फ कोपोला और उनके अमले को मालूम था। ड्रैकुला ढीले तौर पर ब्राम स्टोकर के क्लासिकी लाजमी नावल ड्रैकुला पर मबनी थी और ये जोनाथन हार्कर, क्यानो रीव्स और इसकी मंगेतर मीना वाइनोना राइडर की पैरवी करती है। जोनाथन एक वकील है जिसे काउंट ड्रैकुला गैरी ओल्डमीन को लंदन में जायदाद खरीदने में मदद करने का काम सौंपा गया है। जब ड्रैकुला मेना को देखता है तो उसे इसमें अपनी साबका बीवी अलजुब्त नजर आती है और मेना को अपनी नई दुल्हन बनाने का अपना मकसद बना लेता है। ओल्डमीन की ड्रैकुला के तौर पर कारकर्दगी उनकी सबसे ज्यादा यादगार कारकर्दगियों में से एक है और फिल्म को बाज औकात उससे ज्यादा खौफनाक और डरावना बना देती है जितना कि वो हो सकती है। वो उसे दहशत की एक बिल्कुल नई बुलंदी पर ले जाते हैं, उसे तकरीबन खूबसूरत महसूस कराते हैं और ड्रैकुला को वाकई एक बहुत रोमानवी अगरचे बुरा शख्स महसूस कराते हैं। रिलीज की तारीख 13 नवंबर 1992। दौरानिया 127 मिनट। अहम कास्ट गेरी ओल्डमैन, वाइनोना राइडर। 5 लेट द राइट वन इन 2008। हिदायतकार टॉमस अल्फ्रेडसन। लेट द राइट वन इन को एक रोमानवी हॉरर के तौर पर लेबल किया गया है जो दोनों के शायकीन के लिए काफी होना चाहिए। टॉमस अल्फ्रेडसन की हदायतकारी में और जॉन एच वाइड लैंडक्वेस्ट की किताब और स्क्रिप्ट दोनों में लिखी गई ये फिल्म अक्सर अब तक की सबसे खौफनाक और अजीबो गरीब वैम्पायर कहानियों में से एक के तौर पर दर्ज की जाती है।
اس کا जज्बाती और सर्द माहौल मरकजी किरदारों के दरमियान बनने वाले एक गर्म और प्यारे रिश्ते के मुखालिफ है, और जब आप खौफजदा होते हैं तो आपको ऐसी गैर मामूली कहानी की पूरी तरह कदर भी महसूस होगी। तनकीदी तौर पर सराहा गया और बहुत ज्यादा तारीफ हासिल करने वाली लेट द राइट वन इन का उन्वान वैम्पायरों के घर में मदऊ किए जाने की जरूरत की तरफ इशारा करता है, लेकिन यहाँ हमें नहीं मालूम कि सही कौन वाकई कौन है, माइनस क्या ये सिर्फ वैम्पायर है। लेट द राइट वन इन 12 साल के बच्चों की जिंदगियों को खोजती है। ऑस्कर कारे हेडीब्रेंट एक बदमाश और तन्हा लड़का, और एली लेना लियांडरसन एक पुरअसरार लड़की जो अपने निगरान हाकान पीर रागनार के साथ रहती है। ऑस्कर और एली मिलते हैं और रिश्ता कायम करते हैं जब एली एतराफ करती है कि वो काफी अरसे से 12 साल की है। ऑस्कर तन्हा और प्यार का बेताब एली की लाफानियत के बावजूद उसके साथ रहता है। इस फिल्म के खौफनाक पहलू इन दो बच्चों की वाज़े गफलत में भी झलकते हैं, जिससे पूरी फिल्म किसी न किसी तरह प्यार भरी और मोहब्बत से महरूम दोनों महसूस होती है। ये तारीख खूबसूरत और दिलकश है जो डरावने लम्हात को ज़हीन कहानी सुनाने के साथ मुअस्सर तरीके से जोड़ती है। रिलीज की तारीख दिसंबर 12, 2008। दौरानिया 114 मिनट। अहम कास्ट लेना लियांडरसन, कारीन ब्रॉडक्वेस्ट। 4 द लास्ट बॉयज 1987। हिदायतकार जोएल शूमाकर। जोएल शूमाकर की बेहतरीन फिल्मों में से एक, केफर सदरलैंड के सबसे बड़े किरदारों में से एक और सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्मों में से एक का वेन डायग्राम आपस में मिलता है। इनका संगम द लास्ट बॉयज ये कहने का एक बहुत ही पेचीदा तरीका है कि द लास्ट बॉयज एक कल्ट क्लासिक है जिसमें कई अवामिल ऐसे हैं जिन्होंने उसे आइकॉनिक और यादगार बनाया। ये इन वैम्पायर फिल्मों में से एक है जहां वैम्पायर तारीख, खौफनाक और बदसूरत हैं, अगरचे सदरलैंड अब भी इस रूप को बखूबी निभा लेते हैं। ये एक खूनी, तफरीही और खौफनाक कहानी भी है एक छोटे से शहर की, जिसमें एक खौफनाक राज छुपा है जो एक अच्छे वक्त का बेहतरीन फार्मूला है। दी लास्ट बॉयज दो नौउम्र लड़कों की पैरवी करती है जो अपनी माँ के साथ कैलिफोर्निया के एक छोटे साहली शहर में मुंतकिल होते हैं। बड़ा लड़का माइकल जैसन पैट्रिक स्टार जमी ग्रेट से दोस्ती करता है और इससे प्यार करने लगता है, जबकि उसका छोटा भाई सेम कोरी हाइन फ्रॉग भाइयों से दोस्ती करता है जो दो अजीब बच्चे हैं और खुद को वैम्पायर शिकारी कहते हैं। माइकल और सेम दोनों अपने अपने ग्रोहों में शामिल हो जाते हैं। माइकल को डेविड सदरलैंड एक बाइकर गैंग लीडर से खतरा महसूस होता है और सेम फ्रॉग भाइयों की उनकी अफसानवी जुस्तजू में मदद करता है। ये काफी खूनी, सनसनीखेज और खौफनाक है, लेकिन इसके बावजूद द लास्ट बॉयज हैरत अंगेज तौर पर तफरीही भी है अगर आप इसके ज्यादा खूनी हिस्सों से गुजर सकें। रिलीज की तारीख 29 जुलाई 1987। दौरानिया 97 मिनट। अहम कास्ट कोरी फील्डमैन, केफर सदरलैंड, जैसन पैट्रिक, जमी ग्रिट्स। 30 डेज ऑफ नाइट 2007। हिदायतकार डेविड स्लेट। 30 डेज ऑफ नाइट इन वैम्पायर फिल्मों में से एक है जिसे पहली बार रिलीज होने पर नाकदीन ने गैर मुनसिफाना तौर पर कम अहमियत दी थी, जो वैम्पायर और दीगर रात की मखलूकात के बारे में हजारों दीगर फिल्मों के साथ गुजर गई। इसके बावजूद ये एक बॉक्स ऑफिस हिट थी और कई अवामिल की वजह से लोगों की यादों में बस गई है। बाहर की सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्मों में से एक के तौर पर ये अपनी सेटिंग, बुनियाद और इसमें इस्तेमाल होने वाले नाकाबिले यकीन अमली असरात और मेकअप की वजह से बहुत अच्छी तरह काम करती है। यहाँ वहाँ प्लॉट की कुछ खामियां मौजूद हैं, लेकिन बहुत से नाजरीन डैनी हिस्टन को खौफनाक वैम्पायर ग्रुप के रहनुमा के तौर पर याद करते हैं, अक्सर इनके चेहरे को अपने जहनों से नहीं निकाल पाते। 30 डेज ऑफ नाइट अलास्का के बैरो में सेट है, जहाँ हर मौसम सरमा में एक महीने की कुतबी रात होती है। जैसे ही बशिंदे उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, शेरिफ एबन ऑलिसन जोश हार्नेट एक ऐसे हादसे की तफ्तीश कर रहा होता है जो कस्बे में एक गैर मकामी शख्स की आमद के बाद पेश आया। जब रात होती है तो कातिल वैम्पायरों का एक गिरोह शिकार के लिए बाहर आता है और बशिंदों को अपने पास मौजूद हर चीज से अपना दिफा करने पर मजबूर किया जाता है। 30 डेज ऑफ नाइट इसी नाम के ग्राफिक नावल पर मबनी थी और वैम्पायर के रूप के डिजाइन इससे काफी मिलते जुलते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा भी एक ग्राफिक नावल की ज़ाहिरी शक्ल की पैरवी करता है, जिसमें खामोश और कच्चे रंग और एक ऐसा माहौल होता है जो आपकी हड्डियों में ठंडक उतार देगा। रिलीज की तारीख 19 अक्टूबर 2007। दौरानिया 113 मिनट। अहम कास्ट जोश हार्नेट, मेलिसा जॉर्ज। 2 नोस्फेरातु द वैम्पायर 1979। हिदायतकार वर्नर हर्जोग। को ये दलील दे सकता है कि सिर्फ ये जानना कि नोस्फेरातु दी वैम्पायर में क्लोज कंस्की नोस्फेरातु के मेकअप के पीछे हैं काफी खौफनाक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है।
कंस्की और उनके देरीना दुश्मन और साथी वर्नर हर्जोग ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, पर्दे पर हम आहंगी पैदा करते हुए, जबकि हर सेट पर गैर हम आहंगी से को एग्जिस्ट करते थे। इनकी सबसे खौफनाक फीचर नोस्फेरातु दी वैम्पायर थी और ये अब तक की सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्मों में से एक है। इसे नाकदीन की जानिब से बहुत सराहा गया और ये वक्त की कसवटी पर खड़ी है एक खौफनाक तजर्बे के तौर पर, जो असल नोस्फेरातु का रीमेक और स्टोकर के ड्रैकुला की मुवाफकत दोनों के तौर पर काम करती है। नोस्फेरातु दी वैम्पायर तमाम नोस्फेरातु फिल्मों और ड्रैकुला की तरह वकील जोनाथन हार्कर ब्रोनो गांस की पैरवी करती है, जो वेजमार जर्मनी में जायदाद हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए काउंट ड्रैकुला के किले की तरफ जाता है। वो किले तक पहुंचने के लिए एक वसी मंजरनामे को अबूर करता है, जहां उसका इस्तकबाल काउंट कंस्की करता है, जो जोनाथन की मंगेतर की तस्वीर देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। कंस्की काउंट के तौर पर खौफनाक है, जो छोटी तफसीलात में बहुत ज्यादा वाजे है, इससे कि वो जोनाथन को खाना पेश करते हुए कभी उससे नजरें नहीं हटाता, से लेकर उसके रेंगने और बात करने के अंदाज तक। ये फिल्म माहौलियाती तनाव का एक मास्टर क्लास है, जो नाजरीन पर आहिस्ता आहिस्ता असर अंदाज होती है और तवील अरसे तक उनके साथ रहती है। रिलीज की तारीख 17 जनवरी 1979। दौरानिया 107 मिनट। अहम कास्ट: क्लोज कंस्की, इजाबेला एडजानी, ब्रोनो गांस। 1. नोस्फेरातु, ए सिम्फनी ऑफ हॉरर, 1922। हिदायतकार F.W. मरनाओ। F.W. मरनाओ की गोथक हॉरर फिल्म नोस्फेरातु वैम्पायर की कहानियों और माफूकुल फितरत हॉरर का प्रोटोटाइप है। ये खामोश फिल्म किसी भी नोस्फेरातु या दीगर वैम्पायर फिल्म से ज्यादा क्या हासिल करती है, वो ये है कि अपने मुखालिफ को महज इसकी मौजूदगी का इशारा देकर ही खौफनाक दिखाना और महसूस कराना। जब हम आखिरकार मैक्स शरीक को काउंट और लोग के तौर पर देखते हैं तो हमें दोनों को देखने और नजरें हटाने से डर लगता है। वो 100 से जायद सालों बाद भी सबसे ज्यादा परेशान कुन मूवी वैम्पायर्स में से एक है। यही वजह है कि बिलाशुबा नोस्फेरातु ए सिम्फनी ऑफ हॉरर अब तक की सबसे खौफनाक वैम्पायर फिल्म है। कितना दिलचस्प है कि हमें ये फिल्म देखने का शायद कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये स्टोकर के नावल की गैर मजाज मुवाफकत थी और स्टोकर की बेवा की जानिब से दायर किए गए मुकदमे के बाद हर कॉपी को तबाह करने का हुक्म दिया गया था। नोस्फेरातु ड्रैकुला पर अपनी गैर मजाज इन्हिसार की वजह से जर्मन जज्बात के मुताबिक ढाल ली गई थी, यानी सेटिंग को जर्मनी में तब्दील कर दिया गया और किरदारों के नाम मकामी वर्जन में तब्दील कर दिए गए। थॉमस हेटर गुस्ताव वॉन वोंगनहीम एक स्टेट ब्रोकर है और वो एक जायदाद का मुआहिदा फराहम करने के लिए काउंट ओवरलोक शरीक के किले का सफर करता है। और लोग को हटर की बीवी एलन ग्रेटा श्रूडर से जुनून हो जाता है और उसे मशहूर करने और चोरी करने के लिए उसके पास सफर करता है। शरीक की दिल दहला देने वाली कारकर्दगी नोस्फेरातु को शानदार और लाजवाल बनाती है। वो हमेशा मोहलिक काउंट का बेहतरीन वर्जन रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रिलीज की तारीख 16 फरवरी 1922। दौरानिया 95 मिनट। अहम कास्ट: मैक्स शरीक, गुस्ताव वॉन वोंगनहीम। क्या आप इनमें से किसी फिल्म के बारे में मजीद जानना चाहते हैं या आपके जहन में कोई और सवाल है? दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए इस शो को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।